हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड को, अनुसंधान योग्यता या फिर अनुसंधान अभिक्षमता, है ना। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये नया वीडियो लेक्चर सीरीज आज से स्टार्ट किए। ये आज का हमारा ये क्लास है, क्लास 1 है। इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा मीनिंग को समझेंगे, रिसर्च का मीनिंग को देखेंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो है ना। इसके बाद एक एक करके हम पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज का हमारा ये क्लास फर्स्ट है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से, है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मीनिंग ऑफ रिसर्च को देखेंगे, है ना। रिसर्च अनुसंधान के अर्थ को समझेंगे। दूसरा है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, अनुसंधान के उद्देश्य। थर्ड है रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स, अनुसंधान की विशेषताएं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो वैज्ञानिक पद्धति के लक्षण। और साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करने वाले हैं। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर डिटेल में समझते हैं। ये हमारा क्लास फर्स्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड का। एक एक करके आपको 10 वीडियो करीब में, 10 से 12 वीडियो में आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा क्लियर हो जाएगा। ये यूनिट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि सीजी सेट एग्जाम हो कि यूजीसी नेट एग्जाम हो, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च का मीनिंग क्या है, अनुसंधान का अर्थ क्या है। तो रिसर्च मीन्स टू सर्च द एग्जिस्टिंग थिंग समथिंग बट रिमेन्स अननोन टू अस। तो रिसर्च का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है जैसे शोध का अर्थ है मौजूदा चीज़, जो चीज़ें अभी हमारे पास है जिसको हम लोग अभी तक नहीं जानते, वह अज्ञात है ना। कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कुछ नियम हैं जो हम अभी तक नहीं जान पा रहे हैं, जबकि वो नेचर में है ना। कुछ तो है, एग्जिस्टिंग है, जो हम जानते नहीं हैं, उसको ढूंढना ही क्या है, रिसर्च कहलाता है। तो मौजूदा चीज़ को खोज करना कुछ है, लेकिन वह हमारे लिए अभी तो अज्ञात है। जो अभी चीज़ें हैं जो अज्ञात हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं, उसको हमें खोजना ही क्या है, रिसर्च है ना। तो रिसर्च का मतलब उस विषय पर कुछ नया खोजना और जो पहले से मौजूद है। तो जो पहले से मौजूद है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उस पर कुछ नया चीज़ फिर से उसी में आगे खोजना, वो क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। तो रिसर्च का सिंपल से मीनिंग ये है कि हमें सर्च करना है, कुछ नया चीज़ खोजना है, और जो नया चीज़ हम खोजेंगे ना, वो ऑलरेडी इस नेचर में है, उसी को हम खोजेंगे। मतलब वो है, अभी हम उसको जानते नहीं, हमारे लिए वो अननोन है, उसको हमें ढूंढना क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है, ठीक है। मीनिंग अगर देखेंगे तो टर्म देखो, रिसर्च 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है री और दूसरा होता है सर्च। तो सर्च मतलब तो खोजना होता है, और री मतलब फिर से खोजना होता है, पुनः। तो एक बार जो चीज़ें हम जानते हैं उसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं, उसको हम फिर से दोबारा उस पर रिसर्च करके खोजते हैं, ये कहलाता है रिसर्च। तो शोध शब्द है ना, 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए शोध भी है, शोध का मतलब भी होता है रिसर्च, और आपका अनुसंधान का मतलब भी होता है रिसर्च। तो कहीं कहीं पर शोध लिखा है और कहीं कहीं पर अनुसंधान लिखा है, तो दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो विशेष रूप से पुनः और पुनः खोज, मतलब फिर से उस पर बार बार रिसर्च करना ही रिसर्च कहलाता है, ठीक है भाई। अगर लार्ज, अगर कुल मिलाकर अगर बोलें तो क्या होगा, री का मतलब क्या हो रहा है, सिग्निफाइज अगेन। तो री क्या है, पुनः का अर्थ क्या है, फिर से, है ना। री मतलब फिर से हमें ढूंढना है, और सर्च का मतलब होता है डिस्कवर, मतलब खोजना। तो किसी भी चीज़ को पुनः फिर से खोजना, जो चीज़ें हमने देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, कॉन्सेप्ट जो हम जान चुके हैं, जो सीख चुके हैं, बट उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी अननोन है हमारे लिए, है ना। तो उन सब चीज़ों को खोजना क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। तो एज इंडिकेटेड बाय द क्रिसवेल साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया है, रिसर्च इज ए प्रोसीजर ऑफ स्टेप्स यूज टू गेदर एंड एनालिसिस इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक और इशू। तो रिसर्च का मतलब क्या है, अनुसंधान किसी विशेष विषय या मुद्दे की हमारी समझ को, है ना, किसी मुद्दे पे, किसी विषय पे हमारी समझ को बढ़ाने के लिए, जानकारी इकट्ठे करने और उसका विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चरणों की एक प्रक्रिया है। तो रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है ना। डिफरेंट स्टेप्स के बेस पे एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, जो हम क्या ढूंढते हैं उसमें, कुछ हमारी समझ को बढ़ाने के लिए हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है और उसका विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है रिसर्च, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल मीनिंग ऑफ रिसर्च का, सिंपल से समझ में आ गया। आपको उसी चीज़ को ढूंढना है जो अभी भी नेचर में है, जो हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं, हमारे लिए वो अननोन है, अज्ञात है, उसको हमें ढूंढना है, खोजना है, ये क्या है, रिसर्च है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट है उनके द्वारा भी बोला गया है, जैसे यंग पीवी साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया है, रिसर्च में बी डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक मेथड ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट। तो रिसर्च क्या है, एक अनुसंधान
खोजने के, एक नए तथ्यों की खोज करने का एक सिस्टमेटिक मेथड है ना, या फिर उसको वेरीफाई करने का, जो पुराने फैक्ट्स हैं, जो पुराने तथ्यों हैं, उसको हमें वेरीफाई करना है, उसके सीक्वेंस को देखना है, उनके अनुक्रमों को देखना है, इंटर रिलेशनशिप, कैजुअल एक्सप्लेनेशन एंड द नेचुरल लॉज विच गवर्न देम। तो यहाँ पे देखिए यंग पीवी के अनुसार इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि अनुसंधान को नए तथ्यों की खोज करने या पुराने तथ्यों, उनके अनुक्रमों, अंतर संबंधों, कारण संबंधी स्पष्टीकरण और उन्हें नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक कानूनों की पुष्टि करने की व्यवस्थित पद्धति के रूप में भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो जो हम लोगों ने ऊपर में डिटेल में पढ़ा है उसी चीज को डिफाइन किया गया है ना। अगला है जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार भी कुछ देख लेते हैं। इनके अनुसार क्या है, तो अनुसंधान व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और नियंत्रित टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग है जो सामान्यीकरण, सिद्धांतों और सिद्धांतों के विकास के लिए छोड़ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्यवाणी और संभवतः घटनाओं का अंतिम नियंत्रण होता है। मतलब रिसर्च क्या है, सिंपल सी बात है, एनालिसिस करना है ना, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन करना है और हमें उसका जनरलाइजेशन करना है, उस रूल को सामान्यीकरण करना है ताकि लोगों को समझ में आ सके और उसके बेस पे हमें अपना अलग अलग इवेंट्स को, अलग अलग घटनाओं को हम डिफाइन कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं डब्ल्यू जॉन बेस्ट के अनुसार। तो ये हो गया नॉर्मल मीनिंग ऑफ रिसर्च। अब हम देख लेते हैं रिसर्च का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो कैसा होता है। देखिए तो रिसर्च का सबसे पहला वर्ड है आर। तो आर का मतलब होता है रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। ई का मतलब होता है एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। एस का मतलब होता है सर्च एंड सॉल्यूशन। ई का मतलब होता है एग्जैक्टनेस। ए से है एनालिसिस, आर से है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, सी से है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, और एच का मतलब है ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। तो ये है रिसर्च वर्ड का फुल फॉर्म। इसको भी आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछा जा सकता है ना। सब एक एक देख लेंगे। इसके लिए इस वजह से मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा, क्योंकि आर से रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, इस टाइप से आप याद रखें इसको, है ना। हिंदी में नहीं लिखने का रीज़न यही है, आप इसको इंग्लिश में याद रखेंगे फुल फॉर्म को, ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है, अनुसंधान के उद्देश्य क्या है ना, शोध के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला है इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और एनी प्रॉब्लम। तो जो मौजूदा स्थिति या समस्याओं की जांच करना है, इन्वेस्टिगेट करना ही क्या है, रिसर्च का पहला उद्देश्य है, ठीक है। कुछ समस्याएं हैं समाज में, उसको प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य बिल्ड एंड मेक अनदर मेथड और फ्रेमवर्क। तो कोई अन्य विधि या ढांचा बनाना, ये क्या है, रिसर्च का दूसरा उद्देश्य है। सिंपल सी बात है, कुछ प्रॉब्लम है सॉल्व करने की, कुछ विधियां पहले से है, कुछ मेथड है बट वो उतना इफेक्टिव नहीं है, तो हमें रिसर्च करके उसको ऐसा मेथड इफेक्टिव लाना है जो उस प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। तो नया फ्रेमवर्क डिजाइन करना भी क्या है, रिसर्च का उद्देश्य है। जनरेट न्यू नॉलेज, है ना, नया ज्ञान उत्पन्न करना। सिंपल सी बात है, जो हम पहले से हम जानते हैं उसके बाद उसमें और कुछ हम एड ऑन कर रहे हैं, मतलब नया नॉलेज, हमारा नॉलेज को क्या कर रहे हैं, हम जनरेट कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। ये क्या है, रिसर्च का उद्देश्य है। एक्सप्लोर एंड एनालिसिस मोर जनरल इशूज। तो अधिक सामान्य मुद्दों का अन्वेषण और विश्लेषण करें। तो जो भी हमारे पास जनरल इशूज है उसको और एक्सप्लोर करना है, उसको और एनालिसिस करना है। तो ये सब चीज़ क्या है, रिसर्च के उद्देश्य है। ऑफर ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। तो जो भी समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन का तरीका प्रस्तुत करता है, किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। तो रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो मौजूदा ज्ञान की समीक्षा भी करना है और उसको संश्लेषित भी करना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, रिसर्च के मेन ऑब्जेक्टिव है ना। जो नॉलेज है उसको हमें फिर से और आगे बढ़ाना है, उसमें हमारा नॉलेज को इंक्रीज करना है, एक्स्ट्रा नॉलेज एड ऑन करना है, साथ ही साथ जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के तरीके ढूंढने हैं। यही सब चीज़ें क्या है, रिसर्च के उद्देश्य है। अब हम चलते हैं रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स, अनुसंधान की विशेषताएं। तो देखिए ये मेन यहाँ पर मैंने लिखा है, एक एक करके सबको समझेंगे अभी। तो रिसर्च क्या होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए, एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, इंपेरिकल रिसर्च, सिस्टमेटिक होता है रिसर्च, कंट्रोल फैक्टर्स, साइक्लिकल, लॉजिकल, रिप्लिकेबल। इन सब चीज़ों को एक एक करके भी हम देखने वाले हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सब पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। तो इन सब चीज़ों वर्ड को, एक एक वर्ड को आपको याद रखना होगा, है ना। तो इसी को हम डिटेल में समझते हैं सभी पॉइंट्स को, रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमने लिखा था वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग होता है निष्पक्षतावाद, मतलब आपको निष्पक्ष होकर के करना है रिसर्च का। रिसर्च का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपको निष्पक्ष होना है। आपको किसी तरफ से झुकाव वाला शोध नहीं करना है, मतलब कहीं से
देख के या फिर कुछ करके ऐसा नहीं करना है आपको, निष्पक्ष होकर के किसी के प्रति फेवर करके विदाउट बायसनेस लिखा है ना, पूर्वाग्रह से बचते हुए आपको रिसर्च करना है। तो ये सबसे पहला इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। आपके रिसर्च में विश्वसनीयता होनी चाहिए, वो भी निरंतरता होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। तो अनुसंधान का संबंध में विश्वसनीयता और निरंतरता होनी चाहिए, मतलब सत्यापनीयता मतलब वेरीफाई वो होना चाहिए, जो भी आप रिसर्च करेंगे वो वेरीफाई तो होना ही चाहिए। तो दूसरा क्या है इसका, रिलायबिलिटी, इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड देखते हैं वैलिडिटी, वैधता की बात करते हैं। तो अनुसंधान में वैधता मुख्य रूप से प्रक्रियाओं, अनुसंधान के उपकरणों, परीक्षणों आदि की सटीकता के लिए है। मतलब जो भी आप रिसर्च करते हैं, जो भी प्रोसीजर यूज़ करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो भी टेस्ट आप करते हैं, सभी में क्या होने चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, सब के सब वैलिडिटी होना चाहिए उनका, है ना। एक्यूरेसी के साथ आपको रिसर्च करना है। तो थर्ड पॉइंट होगा वैलिडिटी। थर्ड है एक्यूरेसी, शुद्धता होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्यूरेसी का मीनिंग है सटीकता से है, ठीक है। सटीकता मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही चीज़ें करनी है, सटीकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शुद्धता वाली बात है। एक्यूरेसी मतलब यहाँ पर शुद्धता, प्रिसीजन की बात किया गया है। देखिए यहाँ पे, यह दृढ़ता से वैधता के साथ पहचाना जाता है। इट इज़ फॉर्मली आइडेंटिफाइड विद दी लेजिटिमेसी, मतलब आपके जो कामों में शुद्धता होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगला है क्रेडिबिलिटी, है ना, साख की बात करते हैं हम। तो यह डेटा के सर्वोत्तम स्रोत और अन्वेषण में सर्वोत्तम तकनीकों का उपयोग है। अब देखते हैं इसमें, इट इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ बेस्ट वेल स्प्रिंग ऑफ डाटा एंड द बेस्ट टेक्निक इन द एक्सप्लोरेशन। तो आपको जब रिसर्च करेंगे तो डेटा का जो भी आपके पास डाटा मिलेगा उसका मैक्सिमम सर्वोत्तम स्रोत मतलब सही चीज़, सही डाटा आपको इकट्ठा करना है, कहीं से डाटा आपको मैनिपुलेट नहीं करना है, और उस पर रिसर्च करने का एक टेक्निकों का उपयोग करना है। जैसे कि एग्जांपल की बात करेंगे तो जैसे प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा के बीच व्यापार बंद, मतलब आपको कहीं से प्राथमिक डेटा ढूंढ लिए, मतलब किसी का किया हुआ डाटा को आप यूज़ कर लिए, किसी दूसरे का डाटा को यूज़ कर लिया, उसी को चेंज वेंज करके आप अपना रिसर्च पेपर छाप देंगे, तो ये चीज़ कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये व्यापार ट्रेड ऑफ होना चाहिए, मतलब ट्रेड ऑफ मतलब व्यापार बंद, मतलब ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। मतलब आपके जो डाटा है, आपके जो आंकड़ा मिलेगा, जो भी आपको है ना स्रोत, वो अच्छे स्रोत से होने चाहिए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट से होने चाहिए, सही डाटा होने चाहिए। ये सब क्या है, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। जनरलाइजेबिलिटी, सामान्यीकरण। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, द सैंपल कंसीडर्ड इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो जो भी आप सैंपल कंसीडर करके चलते हैं, किसी समाज को कंसीडर करके चलते हैं, या किसी देश को कंसीडर करके चलते हैं, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी डाटा को कंसीडर करके, तो आपको कुछ ना कुछ तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको मान करके रिसर्च स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो जब हम किसी सैंपल को कंसीडर करके, रिप्रेजेंट करके, जब होल पॉपुलेशन को जब हम कोशिश करते हैं ना फाइंड करना, तो जो हम निष्कर्ष जो निकालेंगे तो शुड आल्सो बी एप्लीकेबल टू द होल पॉपुलेशन। जो हम ढूंढेंगे, जो फाइंडिंग्स होगा, वो भी सभी के लिए लागू होनी चाहिए। जैसे लिखा है ना, माना गया नमूना, कोई भी नमूना जो आप माने हैं वो पूरी आबादी का प्रतिनिधि है, इसलिए निष्कर्ष भी पूरी आबादी पर लागू होने चाहिए। तो कोई भी चीज़ें आप रिसर्च करके बताएंगे वो सभी लोगों पर लागू होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लोगों के लिए बेनिफिशियल है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, तो वो रिसर्च नहीं कहलाएगा। सभी लोगों के लिए, पूरी आबादी में लागू होनी चाहिए। इसको बोलते हैं जनरलाइजेबिलिटी, सामान्यीकरण, ठीक है। अगला है इंपेरिकल रिसर्च, आनुभाविक अनुसंधान। अब देखिए, इट इज ए बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो रिसर्च हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस भी होने चाहिए, और ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर, या फिर रिसर्चर ऑब्जर्व करके लिखा जाता है। तो इंपेरिकल रिसर्च कहने का मतलब यही कि आपका जो रिसर्च आप जो भी करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च में, है ना, विशेषताएं क्या होनी चाहिए कि आप जो रिसर्च कर रहे हो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो, या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो रिसर्चर का। तो इन सब चीज़ों को इंपेरिकल रिसर्च के फॉर्म में देखा जाता है। यह वास्तविक जीवन के अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव या शोधकर्ता के अवलोकनों पर आधारित है। यही क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, है ना। सिस्टमेटिक होना चाहिए, जो भी आप रिसर्च करते हैं वो व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, और एक निश्चित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, मतलब डेफिनेट प्रोसीजर होनी चाहिए उसमें। रैंडम आप कहीं से कुछ भी नहीं कर देना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे रिसर्च की, तो है ना, गुड रिसर्च की बात कर रहे हैं हम लोग। अगला है कंट्रोल फैक्टर्स, नियंत्रित कारक देख लेते हैं। शोध में विभिन्न कारक परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो आप रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके परिणाम, जो आपके रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं, और कुछ को नियंत्रित कारकों के रूप में लिया जाता है, जबकि अन्य का संभावित परिणाम के लिए परीक्षण किया जाता है। तो देखिए, बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके रिसर्च को डिस्टर्ब करेंगे। तो उसमें से कुछ को हम कंट्रोल फैक्टर्स बोलते हैं, जो हम कंट्रोल होते रहता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं
जिसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा, परीक्षण किया जाता है। मतलब हमें लगातार हर एक फैक्टर्स पे फोकस करके रिसर्च करना है, क्योंकि रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक गुड रिसर्च में ये सब चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है साइक्लिकल रिसर्च, एक चक्रीय प्रक्रिया है। देखिए समझते हैं, तो अनुसंधान एक दोहराव वाली प्रक्रिया है, क्योंकि यह एक मुद्दे से शुरू होता है और एक मुद्दे पर समाप्त होता है। जब आप कुछ रिसर्च करते हैं तो कुछ चीज़ आप बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं ना, बहुत सारे रिसर्च पेपर हम पढ़ते हैं, कुछ भी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं उसका बैकग्राउंड क्या था, उसका पृष्ठभूमि क्या था, फिर हम जहाँ पर कंक्लूड करते हैं। हम अगर एक पेपर रिसर्च पेपर लिखे तो जहाँ पर हमने कंक्लूड किया, कंक्लूजन लिखा, वहीं से एक नया पॉइंट, एक नया आगे का रिसर्च स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक साइक्लिकल चक्री प्रक्रिया हो गई है कि हमने जहाँ पर एक प्रॉब्लम को लेकर के शुरू किया था, हम जहाँ पर खत्म किए वहीं से एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। फिर आने वाले पीढ़ी, आने वाले जनरेशन उस टॉपिक के आगे का रिसर्च करेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिकल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। ये सब पॉइंट इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए। अगला देखते हैं, लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक भी होना चाहिए। तो कथन महान शोध सुसंगत है ना, यह निष्कर्ष निकालता है कि परीक्षा समझदार सोच के मानकों द्वारा निर्देशित होती है। इसको समझते हैं, द स्टेटमेंट ग्रेट रिसर्चर इज कोहेरेंट, है ना, तो इन फॉर द एग्जामिनेशन इज गाइडेड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ सेंसेबल थिंकिंग। तो आपका है ना, जो समझदार सोच के मानकों के आधार पर, मतलब आप स्टैंडर्ड, आपका लॉजिकल फैक्टर भी परफेक्ट होनी चाहिए। अब जो सोच रहे हैं वो सही चीज़ें होनी चाहिए, है ना, उसके बेस पे आपको निष्कर्ष निकालना है। तो शोध जो होता है, जो रिसर्च जो होता है, वो ग्रेट रिसर्च वही होता है जो स्टेटमेंट जो भी आप सोचते हैं, वो जो आपने स्टार्टिंग में जो सोचा और जो आपने कंक्लूजन निकाला, दोनों क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, सुसंगत होने चाहिए। कि आपने स्टार्टिंग कुछ, है ना, जब आप रिसर्च स्टार्ट किए थे कुछ प्रॉब्लम को लेकर के सॉल्व किया, आप दूसरे चीज़ में, अब उधर से सॉल्व करते करते आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में पहुंच गए, तो कोहेरेंट नहीं हुआ, वो सुसंगत नहीं हुआ। तो आपका जो कथन है वो शोध के साथ सुसंगत होने चाहिए और निष्कर्ष कुछ निकलना चाहिए जो आपने स्टार्टिंग में सोचा था। तो ये कहलाता है गुड रिसर्च की बात करें तो। वैसे तो रिसर्च बहुत सारे होते हैं, बट एक अच्छा रिसर्च की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद है रेप्लिकेबल, अनुकरणीय होनी चाहिए। यह विशेषता अध्ययन को दोहराकर और उसके बाद निर्णय लेने के लिए एक ठोस आधार बनाकर शोध के परिणामों की पुष्टि करने की अनुमति देता है। तो सिंपल सी बात है, कोई क्या लिखा है, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउ द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च टू बी कन्फर्म बाय द रिपीटिंग द स्टडी। आपको जो रिसर्च आपने जो किया है उसको फिर से रिपीट करके वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उसको आना चाहिए, मतलब सेम रिजल्ट आना चाहिए। एंड आफ्टर दैट बिल्डिंग ए साउंड बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन, उसके बेस पे आपको परिणामों की पुष्टि करने की अनुमति दे देती है। तो रिप्लिकेबल का मतलब होता है अनुकरणीय। ठीक है, पढ़ सकते हैं इसको। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो एक वैज्ञानिक पद्धति के लक्षण हम देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। साइंटिफिक रिसर्च हम समझते हैं, तो सबसे पहले साइंटिफिक रिसर्च में क्या होना चाहिए, पार्सिमोनी होना चाहिए, बचत होना चाहिए। अब कैसे बचत होना चाहिए, देखिए, जब किसी घटना की कई व्याख्याएं होती है ना, व्हेन देयर आर मल्टीपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमेना, तो किसी भी फिनोमेना या किसी भी घटनाओं को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। तो वैज्ञानिक को हमेशा सबसे सरल और तार्किक रूप से सबसे किफायती स्पष्टीकरण को स्वीकार करना चाहिए। तो जो साइंटिफिक मेथड होता है कि साइंटिफिक रिसर्च की हम बात करें तो उसको हमेशा कैसे, किस टाइप के एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करें। आपके पास बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारे व्याख्याएं हैं, तो फिर आपको सिंपल और लॉजिकली मोस्ट इकोनॉमिकली एक्सप्लेनेशन जो होना चाहिए, तार्किक रूप से सबसे किफायती, मतलब जो कम पैसे में हो, कॉस्ट कम हो, किफायती हो और स्पष्टीकरण प्रॉपर हो, और सबसे अच्छा चीज़ कि लोगों को समझ में आए, सरल होना चाहिए। तो इस टाइप के आपको घटनाओं की व्याख्याओं को चूज करना है। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा पॉइंट है फाल्सिबिलिटी, मिथ्याकरणीयता। अब समझते हैं इसको। द थ्योरीज दैट कैन नॉट बी टेस्टेड और फाल्सिफाइड आर नॉट साइंटिफिक थ्योरीज। तो जिन सिद्धांतों का परीक्षण नहीं किया गया है, नहीं किया और ना ही किया जा सकता है, उन्हें गलत साबित नहीं किया जा सकता, वे वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। तो ऐसा कुछ थ्योरी है जिसका परीक्षण भी नहीं किया है, ना ही किया जा सकता है, ना तो जिसको गलत साबित भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसा जिस, मतलब सिंपल सी बात यह समझ लीजिए, कोई भी थ्योरी आप यूज़ करेंगे ना, तो वो ऐसा थ्योरी होना चाहिए जिसका उसका परीक्षण हुआ हो, टेस्टेड हो, तो उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक थ्योरी। लेकिन अगर नहीं हुआ है, फाल्सीफाइड है, दिखा ना, मिथ्याकरण, मिथ्या मतलब होता है फाल्स, यहाँ पे लिखा भी देखिए फाल्स, तो फाल्सीफाइड है मतलब वो चेक ही नहीं हुआ है, तो उसको हम साइंटिफिक रिसर्च में काउंट नहीं करेंगे। एंड एनी सच नॉलेज इज नॉट साइंटिफिक नॉलेज। तो ऐसा कोई भी ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान नहीं होता। तो आपके रिसर्च में पार्सिमोनी, है ना, साइंटिफिक रिसर्च में फाल्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगला है प्रिसीजन, शुद्धता तो होनी चाहिए। तो द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दैट आर एबल टू डिफाइन सो दैट
अदर कैन यूज दोज डेफिनेशन टू मेजर दोज कॉन्सेप्ट एंड टेस्ट द थ्योरी। तो यहाँ पे क्या लिखा, सैद्धांतिक अवधारणाएं जिन्हें परिभाषित किया जाना है ताकि अन्य लोग उन परिभाषाओं का उपयोग उन अवधारणाओं को मापने और उस सिद्धांत का परीक्षण करने में कर सके। तो प्रिसीजन होनी चाहिए, शुद्धता। आपको ऐसा कुछ करके देना है, ऐसा कुछ अवधारणाएं फाइनल में कंक्लूड करना है, कंक्लूजन में देना है कि लोग उसको आगे यूज कर सके, उन अवधारणाओं को और अच्छे से परीक्षण कर सके और अपना रिसर्च आगे बढ़ा सके। तो शुद्धता होनी चाहिए आपके काम में, प्रिसीजन होनी चाहिए। रेप्लिकेबिलिटी, प्रतिकृति देख लेते हैं। किसी वैज्ञानिक अध्ययन को दोहराए और यदि समान नहीं है तो समान परिणाम प्राप्त करे। तो रिप्लिकेट और रिपीट, है ना, साइंटिफिक स्टडी एंड ऑब्टेन सिमिलर इफ नॉट रिजल्ट आइडेंटिकल रिजल्ट। तो आपको क्या करना है, उसको बार बार दोहराना है जब तक रिजल्ट आपको प्रॉपरली नहीं मिल जाता। आपने एक रिजल्ट आया और ऐसा नहीं कि एक बार रिसर्च किया, जो भी रिजल्ट आया उसको आपने लिख दिया। उसको कोशिश करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें हमें अच्छा परिणाम मिले। तो इन सब चीज़ों को नॉर्मल पॉइंट्स के फॉर्म में आप याद रखेंगे, है ना, अगर क्वेश्चंस आ गए तब के केस में। अदरवाइज मेन जो आने वाले वीडियो लेक्चर्स हैं वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अभी हम चलते हैं, अगला देख लेते हैं। एम ऑफ रिसर्च एज ए साइंटिफिक एक्टिविटी। तो साइंटिफिक एक्टिविटी या साइंटिफिक रिसर्च का मेन एम क्या है, प्रिडिक्शन करना, आपको प्रिडिक्ट करना रहता है ना। उसके बाद थ्योरी का बिल्डिंग करना है, आपको थ्योरी बनाना है। फिर लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तीन चीज आपका मेन उद्देश्य होता है साइंटिफिक एक्टिविटी का, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट अपना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। कुछ 2-3 एमसीक्यूज मैं यहाँ पे लिया हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं रिसर्च है क्या। तो सर्चिंग अगेन एंड अगेन गलत, ये नहीं है, हमें ना बार बार खोजना नहीं है। उसके बाद क्या है, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, यही सही है। हमें क्या, किसी समस्या का समाधान ढूंढना ही हमारा क्या है, रिसर्च है। रिसर्च हम फिर से रिसर्च क्यों कर रहे हैं, जब हमें कुछ समस्याएं आएंगी फिर उसको हमें सॉल्व करना है, इसलिए हम तो रिसर्च कर रहे हैं। किसी भी समस्या की सत्यता की खोज के लिए वैज्ञानिक ढंग से कार्य करना गलत, जरूरी नहीं कि आप साइंटिफिक वे में ही कार्य करेंगे, है ना। और नन ऑफ देवो तो नहीं हो। तो आंसर क्या है इसका, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो इस चीज को याद रखेंगे, रिसर्च का मीनिंग, ठीक है। उसके बाद है द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च इज, है ना। तो रिसर्च का सबसे अच्छा अर्थ क्या है, तो ज्ञान के सृजन एवं अनुप्रयोग हेतु वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना। उसके बाद समस्याओं के समाधान के लिए आलोचनात्मक एवं रचनात्मक सोच को अपनाना। अब देखिए यहाँ पर आलोचनात्मक, जरूरी नहीं कि आलोचनात्मक सोच हो, है ना। समस्याओं के समाधान के लिए आपको अलग अलग चीज़ों को अपनाना है, आलोचनात्मक हो रचनात्मक हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रेक्षित आंकड़ों के आधार पर सामान्यीकरण पर पहुंचना, तो अराइविंग एट जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व डाटा। तो डाटा के बेस पे आपको एक जनरलाइजेशन पे पहुंचना ही बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च नहीं है। और रिसर्च ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ, तो जीवन के सार्वभौमिक सत्य की खोज करना भी रिसर्च नहीं। रिसर्च बहुत सारी चीजें हैं, तो रिसर्च का ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, एडॉप्टेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो हमें ज्ञान के सृजन एवं अनुप्रयोग हेतु वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। इसमें कौन कौन से मीनिंग है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आंसर है इसका, सबसे पहला तो ए है, तो रिसर्च मीन्स चैलेंजिंग द स्टेटस को, मतलब अनुसंधान का अर्थ यथा स्थिति को चुनौती देना, मतलब जो कुछ है उसको आगे हमें बढ़ाना है, मतलब चुनौती देना है। उसके बाद सेकंड है आपका सी है ऑप्शन, है ना, रिसर्च इज ए सिंथेसिस ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेस। और लास्ट है आपका एफ, तो रिसर्च इज ए क्रिटिकल एंड पैशनेट सर्च ऑफ रिसर्च, एफ है ना। हाँ, अनुसंधान ज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण और भावुक खोज है। अब देखिए ई वाले को देखते हैं, तो अनुसंधान रिपोर्ट किए गए अध्ययनों की सावधानीपूर्वक समीक्षा है, गलत। तो जो रिपोर्ट किए गए, जो कुछ दिया गया उसका सावधानीपूर्वक समीक्षा नहीं है, उसको आप अच्छे से समीक्षा कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि उसमें आपको सावधानीपूर्वक समीक्षा करना है। जो भी पेपर्स हैं उसमें जो भी, भाई सिंपल सी बात है, अगर उसमें यहाँ पे लिखा है ना रिसर्च, इसको देखिए ई को, रिसर्च इज ए केयरफुल रिव्यू ऑफ रिपोर्टेड स्टडी। तो जो भी रिपोर्टेड पेपर्स हैं उसको जरूरी नहीं कि केयरफुल रिव्यू करें, आप उसको देखें, जो भी डाउट हो उसमें पूछें, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। उसको रिव्यू है, केयरफुल वर्ड जोड़ने की जरूरत नहीं था। रिसर्च इज ए रिव्यू ऑफ रिपोर्टेड स्टडीज, उसको हमें समझना देखना ही क्या हमारा एक रिसर्च है, लेकिन केयरफुल जोड़ के उसमें क्या कर दिया गया, उसको लिमिट कर दिया गया। रिसर्च मीन्स प्रूविंग वंस असर्शन एंड बिलीफ्स। तो रिसर्च का मतलब डी में क्या है, देखिए अनुसंधान का अर्थ किसी के दावे और विश्वास को साबित करना, ये भी नहीं होगा, है ना। किसी के दावे और विश्वास को साबित करने के लिए हम रिसर्च नहीं करते थे। ई और डी तो समझ में आ गया आपको। बी क्या है, अनुसंधान तथ्यों और सूचनाओं को एकत्र करने का एक प्रयास है, गलत। रिसर्च बस डाटा को इकट्ठा करने का ही एक प्रयास नहीं है, उसमें आगे हमें स्टडी भी करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, चीज़ों को एक एक करके देखेंगे, अब नॉर्मली समझ जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने इसीलिए आप लोगों को बता दिया गया ताकि आपको अच्छे से क्लियर
हो जाओ, है ना। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये पहला वीडियो लेक्चर था रिसर्च एप्टीट्यूड का, आपको समझ में आया होगा कि रिसर्च है क्या चीज़, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेन रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हम लगभग हम जानते भी हैं रिसर्च के बारे में। बट हम ये समझें कि रिसर्च का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि जो नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें हैं, है ना, नेचर में है, जो हम जानते नहीं बट वो है ना। हमने सर्च किया तो कुछ हद तक हम लोग जान पाए हैं, बट अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हम जान नहीं पाए हैं, उसको ही जानना, उसको ही खोजना क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। कुछ नया नॉलेज नहीं है, वो है नॉलेज नेचर में है, प्रकृति में है, उसी को खोजना ही रिसर्च कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सही लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, रिसर्च एप्टीट्यूड का अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।